नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। धमाकेदार तरीके से चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप एक्शन मोड में है। उनके बयानों ने दुनिया में खलबली मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि शपथ से पहले ट्रंप अपने फैसलों को लेकर इतने उतावले हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या कुछ कर गुजरेंगे। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का बयान उन्होंने दिया है, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कनाडा को वो अमेरिका का 51वां राज्य बता रहे हैं। यहां तक कि ग्रेटर अमेरिका के नक्शे में ट्रंप ने कनाडा को दिखा भी दिया है। अब उनका कहना है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का भी अमेरिका में शामिल होना जरूरी है। यही नहीं, दुनिया पहले ही पनामा पर ट्रंप का रवैया देख चुकी है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ट्रंप इस बार चाहते क्या है। क्या इस बार दुनिया का सामना बिल्कुल अलग तरह के अमेरिकी राष्ट्रपति से होने वाला है, या फिर ट्रंप के बयानों का कुछ और भी मायने हैं। आज ट्रंप के ताजा बयानों को दुनिया के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या ट्रंप इस बार दुनिया का नक्शा बदलने के मूड में है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। शपथ में भले ही कुछ दिन का वक्त हो, लेकिन लगता है कि ट्रंप सारे फैसले पहले से ही करके बैठे हैं। वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और उनका हर बयान दुनिया में हलचल मचा रहा है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्रंप कनाडा को अपना राज्य बताकर चिढ़ा रहे हैं। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की ताल ठोक रहे हैं। पनामा पर फिर से कब्जे की बात कह रहे हैं। हमास के लिए नर्क के दरवाजे खोलने की मुनादी कर रहे हैं। और तो और अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब भी देख रहे हैं। ग्रीनलैंड में जूनियर ट्रंप की मौजूदगी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन एक स्वायत्त शासित राज्य है। ट्रंप के सारे बयान दुनिया पर बम की तरह बरस रहे हैं। दुनिया ट्रंप के इन बयानों के मायने निकाल रही है और सभी के मन में बस यही सवाल है कि ट्रंप शपथ से पहले जिस तरह से गरज रहे हैं, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद उससे ज्यादा बरसने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक बेबाक नेता की है। उनकी कूटनीति में लाग लपेट नहीं है, लेकिन शपथ से पहले वो जिस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे दुनिया टेंशन में आ गई है। ट्रंप के हमले इस वक्त चौतरफा हैं। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताकर चिढ़ा रहे हैं। ग्रीनलैंड में कब्जे को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जा रहा है। और तो और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात भी कही जा रही है। Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही ट्रंप तमाम फैसले मन में करके बैठे हैं। मसलन ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन में जेलेंस्की की मुसीबत बढ़ना तय है। ट्रंप के इरादे हमास को लेकर भी आर पार वाले हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर इजरायली बंधकों को आजाद नहीं किया गया तो वो हमास के लिए नर्क का दरवाजा खोल देंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा को अमेरिका से मिलने वाली 850 करोड़ की सब्सिडी का बंद होना भी तय है। बाइडेन के तमाम फैसलों को पलटने का इरादा ट्रंप पहले से ही जता चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप का इरादा कैपिटल हिल्स के दोषियों को क्षमा करने का भी है। इस बार अमेरिका ने ट्रंप को जिस धमक के साथ जुटाया है, ट्रंप इस बार उतनी ही धमाकेदार पारी खेलने के मूड में है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से डील कैसे की जाए। भारत की नजरें भी ट्रंप के दांव पेच पर रहने वाली हैं। ट्रंप की नीतियां अमेरिका में बसने की चाहत रखने वाले हिंदुस्तानियों को परेशान करने वाली हैं। और जानकार भी मानते हैं कि ट्रंप के रहते भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को कड़ी शर्तों से गुजरना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के बयानों ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि इस बार वो अमेरिकी हितों के सामने कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है।
जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ट्रंप का आने वाला कार्यकाल उनके पहले कार्यकाल के मुकाबले दुनिया के लिए कई मायनों में निर्णायक साबित होने वाला है। इस बार दुनिया को अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति से डील करना है जिसके लिए पहले अमेरिका है, फिर बाकी की कूटनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 20 जनवरी को शपथ है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसके मायने क्या हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ है, रिपब्लिकन पार्टी लीडर हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन हमारे साथ हैं। सुरेश गोयल जी, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए, और साथ ही साथ प्रोफेसर आसिफ रमी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन शुरुआत पूर्णिमा जी आप ही से करेंगे। अगर आप हमें समझा पाए, लगातार बयानबाजी हो रही, हालांकि 20 को शपथ है, लेकिन उससे पहले ट्रंप की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे क्या समझा जाए, किस तरीके से इसको लिया जाए? थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए मुझे बहुत गर्व है कि इंडिया के चैनल मेरी बात सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। मैं गर्व महसूस करती हूँ। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, इंडिया में बॉर्न हुई हूँ, और मैं पॉलिटिक्स में इसीलिए आई हूँ कि मुझे इनकी जो पॉलिसीज है मुझे अच्छी लगी है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी की मुझे कंसर्न्स था, बॉर्डर सिक्योरिटी की कंसर्न्स थी, मुझे काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो बात हो रही थी मुझे सही लगा। तो इनके साथ मैं डे वन से हूँ, और इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी जुड़ गई हूँ। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इसका मतलब नहीं है कि वो अमेरिकन हेजिमनी को आगे बढ़ाए। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न इसलिए हो रहा है कि ये सिर्फ कनाडा और ग्रीनलैंड और गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले ऐसे भी हुआ था कि कनाडा ऑल्सो इंडिया को फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया था। और ये जो 5 आई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है 5 कंट्रियों की, सारे वेस्टर्न कंट्रीज है और इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा कंसर्न मुझे इसीलिए है कि सडनली ऐसे जगह खरीदना या 51st स्टेट बनाना, इसका क्या मतलब है? हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बयान देखेंगे तो आप देखेंगे कि तो मैं भी कंसर्न एक्सप्रेस कर रही हूँ। यानी आपका ये कहना है कि खुद रिपब्लिकन्स ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। पर एक छोटा सा इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या ट्रंप की बातों को फिर सीरियस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अगर आप लोग खुद ही कंफ्यूज, अगर वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति है तो अभी तो शपथ लिया नहीं, क्योंकि दुनिया कह रही है कि एक अलग तरह के नेता को हम देखेंगे इस बार के टेन्योर में। नहीं, मेरे ख्याल से जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज वो वैसे ही बोल नहीं देते, जो कहते हैं वो उनके दिमाग में जो है वो ही कहते हैं, वो ऐसे ही कह नहीं देते। तो सीरियसली लेना तो चाहिए। आई ऑल्सो एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ पनामा कैनल हो, या तो कनाडा हो, या तो गल्फ ऑफ मेक्सिको हो। सो आई डोंट नो हाउ टू एनालाइज इट एट दिस। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ दूसरे और खास मेहमान भी मौजूद हैं, जरा एक एक राय उनकी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। अचल जी, अब देखिए कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर भी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ट्रंप के इन बयानों को, पहली बात तो अमेरिका का नक्शा बड़ा दिखा देना, 51वां राज्य बता देना, ग्रीनलैंड को लेकर एक बयान, हालांकि ग्रीनलैंड ने कहा है कि हम बिकाऊ नहीं है, कनाडा के अंदर से बयानबाजी हो रही है, पनामा को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, यहां तक कि उधर हमास के लिए भी एक चेतावनी जारी कर दी गई। तो किस तरीके से ट्रंप के इन बयानों को देखा जाना चाहिए? देखिए, ट्रंप के बयानों को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। अगर आप याद करें, जब इनका पहला टेन्योर था उससे पहले भी इन्होंने कुछ बयान दिए थे, जैसे कि इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा था कि मैं पेरिस डील से बाहर हो जाऊंगा। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में इन्होंने कहा था कि अमेरिका वापस चली जाएगी। माइग्रेशन के खिलाफ जो इन्होंने अपने व्यूज थे, और मैक्सिको जो वॉल बनाने की बात थी, ऐसे बहुत सी चीजें थी। और उन्होंने जैसे ही टेक ओवर किया उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन इस बार की स्टेटमेंट्स और पिछली बार में क्वालिटेटिव डिफरेंस ये है कि वो सब यूनिलेटरल डिसीजन पॉसिबल थे। आई मीन वो यूनिलेटरली ले सकते थे।
लेकिन ये डिसीजन कि कनाडा अमेरिका में मिल जाए, ये तो यूनिलैटरल डिसीजन हो नहीं सकता। ग्रीनलैंड डेनमार्क ने बेच दे, ये भी यूनिलैटरली नहीं हो सकता। पनामा कनाल कोई टेक ओवर कर ले, ये भी यूनिलैटरली नहीं हो सकता। तो क्या हम एक, अभी तक तो सभी लोग चाइना को एक्सपेंशनिस्ट बताते थे, तो रशिया, ये अमेरिका को भी डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्सपेंशनिस्ट कंट्री की श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहते? ठीक है, पनामा कनाल हो चाहे वो ग्रीनलैंड हो, उनके लिए इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इस सब की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जिस इलाके की या जिस टेरिटरी की आपकी स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस है आप उसे अपने साथ मिला लेंगे। ये तो हिस्टोरिक हिस्ट्री को रिवर्स करने वाली बात है। ठीक है, पनामा कनाल को में काफी इन्वेस्टमेंट किया था यूएसए ने, बट फिर ये सॉवरेन डिसीजन था उसको हैंड ओवर कर देना पनामा को। 99 तक उसका जॉइंट कंट्रोल भी रहा, उसको भी इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। तो ये हिस्ट्री रिवर्स करने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो ये हमास को ये कर देना, ये समझ में आती है। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल के साथ इनके संबंध अच्छे हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन कनाडा एक सोवरेन स्टेट, उसको अपने साथ मिला लेना, फिर यूके अभी तक फिलहाल तो कनाडा की एलिजेंस जो है वो यूके के किंग के साथ है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। ठीक है जी। तो बहुत मुश्किल है ये, इस बार का एजेंडा इनका बहुत मुश्किल है। पहली बार वाला अनयूजुअल था लेकिन इम्प्लीमेंटेबल था, क्योंकि डिसीजन इनके हाथ में थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया और न्यूक्लियर डील से बाहर हो गए। इस बार का एजेंडा जो है, और मुझे लगता है कि अमेरिका की इमेज पे भी इसका अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। दोनों बातें बिल्कुल। लौटती हूँ सुरेश जी आपके पास आते हुए। देखिए, पूर्णिमा जी ने कहा कि हम लोग भी अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल हो सकती है लेकिन कुछ चीजें बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप बयान लगातार दिए जा रहे हैं। और एक और चीज जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को सीरियस लिया जाना चाहिए। तो सर, कंफ्यूज है दुनिया कि ट्रंप चाह क्या रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, अचल जी ने बताया, क्या पॉसिबल नहीं वो भी बताया। अब सीधी सी बात है, ये बात भी सही है, हम तो चाइना को कहते थे ना कि वो विस्तारवादी देश है, लेकिन यहां पर अगर अमेरिका, क्या हम कहें, माने कि उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, या फिर हम इनको केवल एक बयानों के तौर पर की बयान दिया और उसके बाद वो भूल गए, या फिर हम कहें कि एक बड़बोलापन है ये। सुरेश जी। जी, ये तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बड़बोलापन, ये मैंने कल कहीं एक डिबेट में इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने सोचा इसके बारे में, और मैं समझता हूँ कि जो पूर्णिमा नाथ कह रही थी कि वो समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूजन है, और अचल जी ने कहा कि ये रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि दोनों ही चीजें कहीं तक सही हैं। ये ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन होने के नाते में वो जो अपनी प्लानिंग है वो तो जग जाहिर नहीं करेंगे ना। वो अपना जो प्लान है अपने मन में रख करके, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके विचार क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। तो अगर हम समझें कि वो जो कनाडा के बारे में बोल रहे हैं या ग्रीनलैंड के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके जो कह रहे हैं कि आप शामिल हो जाइए, हम खरीद लेंगे, हमको उनको बिल्कुल लिटरल मीनिंग में ना लेकर के, अगर हम मेटाफोरिकली समझें कि उनके कनाडा के प्रति और ग्रीनलैंड के प्रति उनके इरादे क्या रहेंगे, तो मेरे ख्याल है बात कहीं तक समझ में आएगी। मैं पहले बात लेता हूँ कनाडा की। जी, कनाडा को उन्होंने जाहिर कर दिया है कि जो कनाडा से उनकी जो रिलेशनशिप रही है और अमेरिका जिस तरह से कनाडा को सब्सिडाइज करता रहा है, इसके बाद में कनाडा से उनकी रिलेशनशिप एज ए जूनियर पार्टनर रहेगी, कि कनाडा के ऊपर उनका दबाव बना रहेगा कि भाई आप तो या जो हम कह रहे हैं करो, वरना हम उसका भी ज्यादा कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो शामिल हो जाओ। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं कि शामिल हो जाओ, लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको सुनो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना उसके अंजाम और भी हो सकते हैं। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्लियरली उनका मतलब ये है कि मैक्सिको की खाड़ी ज्यादातर अमेरिका का असर रहेगा। अमेरिका शुड बी एबल टू टेल देम कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में किसकी प्रेजेंस रहेगी, कौन रहेगा, क्या करेंगे, वहां से ट्रेड किस तरह रहेगा, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको ड्रग ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। ये इलीगल इमिग्रेशन के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी ग्रीनलैंड को मैं समझता हूँ कि अमेरिका समझता है,
डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि आर्कटिक सिक्योरिटी अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तो एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दिया है सब जगह पर कि ट्रंप की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या रहेंगी और वो क्या करेंगे उसके लिए। अगर हम ये समझ के चलते हैं तो मेरे ख्याल में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कंसर्न जरूर दिमाग में रहेगा कि ट्रंप दुनिया का नक्शा बदले या नहीं बदले, लेकिन दुनिया का जो ऑर्डर है अभी, एक जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर चला आ रहा है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, उसको जरूर बदलना चाहेंगे वो ये, और वो हमारे लिए कंसर्न की बात रहेगी। चलिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब पूर्णिमा जी, अब आपके पास आते हुए दोनों एक्सपर्ट की राय आपने जानी। अब मैं एक एक करके यहां से पॉइंट्स उठाते हैं। जब बात अभी सुरेश जी ने कनाडा की उठाई है और कनाडा को लेकर क्या रहने वाली है, पहली बात ट्रंप की नीति, और दूसरी बात जो 750 करोड़ की सब्सिडी की बात हो रही, क्या कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ट्रंप कोई चेंज ला सकते हैं कनाडा के प्रति? देखिए, कनाडा इज अ सेपरेट कंट्री नाउ। ये जो बात हो रही है 50 मैम, वो जो नक्शे पर दिखा देना, उनको ये कह देना कि आप हमारा 51वां राज्य, इसको जरा क्लियरली समझाइए। हम इसको किस तरीके से लें, पर दुनिया उसको किस तरीके से देखे? एक्चुअली इनफैक्ट ये पर्सनल ओपिनियन होगा मेरा, कोई पॉलिटिकल पोजीशन और कहीं और से नहीं होगा। पर्सनली मैं इसको जैसे ऑब्जर्व करके मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे ही कह देना एक कंट्री को 51st स्टेट बनाना किसी कंट्री की, ये सही नहीं लग रहा मुझे पर्सनली स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कोई इन ऑर्डर टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट, लेट्स से ये गेम शुरू हुआ है, कनाडा एक्विजिशन करेंगे या ग्रीनलैंड एक्विजिशन करेंगे, या तो जैसे अलास्का किया था पहले, जैसे पनामा को एक्वायर करेंगे, या कैनल को, या तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएंगे। जो मुझे जैसे लग रहा है कि एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, हेजिमनिकल एक्सपेंशन हो रहा है। बट ये जो होगा तो फिर जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से आप देखो तो मुझे लगेगा अदर लीडर्स, अभी पुतिन क्या करेगा, क्यूबा कन्फिस्केट करके उसमें बेस बना देंगे और वो चुप थोड़ी रहेंगे ऐसे। और अभी कैलिफोर्निया जो स्टेट है अमेरिका की, कंप्लीट डेमोक्रेट स्टेट है एंड कंप्लीट मार्क्सिस्ट स्टेट है, उसको निकाल के वो लोग कहेंगे कि हम लोग कैलिफोर्निया को लेके जाएंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्क्सिस्ट हेजेमनी। और ऊपर से अभी ऐसे करेंगे तो फिर मोदी को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका सबको खरीदना चाहिए, अफगानिस्तान को लेकर। अभी ऐसे करेंगे तो शायद शी जिनपिंग आके ताइवान को खरीद लेंगे, या तो बाकी सब जो है उनको एक्विजिशन करेंगे। तो ये एक ग्लोबल मुझे लग रहा है कि हेजिमोनिकल पावर का जो रियल वॉर शुरू होगा, अभी शुरू होगा। को ये हमें लाइटली तो नहीं लेना वहां चाहिए। पर किस तरह की हलचल है जब ट्रंप इस तरह के बयान देते हैं आपकी पार्टी में, या फिर अमेरिका में नॉर्मल किस तरह की बातें होती है ट्रंप के इन बयानों को, आप लोग किस तरीके से देखते हैं वहां पे? देखिए, जो फार राइट विंग ट्रंप सपोर्टर है उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको जो इधर कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, या गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम करना है, या तो पनामा को कॉन्फिस्केट करना है, या तो ऑल दीज थिंग्स, दैट डिस्कशन उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको सुप्रीमेसी का एक फीलिंग्स आ रही है। बट इन ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इन द सेंस दैट मुझे लग रहा है कि अदर पॉलिटिकल लीडर्स, वेदर इट्स मोदी, वेदर इट्स शी जिनपिंग और पुतिन और सो, ये लोग अभी बेसिकली इनको लगेगा कि ठीक है, गेम ऑन, हम भी ऐसे करेंगे। तो ऐसे एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ऐसे हो सकता है। मैं लौटती हूँ। अचल जी, आपके पास आते हुए देखिए, पूर्णिमा जी की बात को जो मैं समझी हूँ, दो चीजें सर आप थोड़ा समझाइएगा। पहली तो मैं एक स्टैंड जो ट्रंप का कनाडा को लेकर होगा, क्योंकि हम एक एक मुद्दे पर चलेंगे, हम पहले कनाडा का जिक्र कर लेते हैं। वो क्या रहने वाला है? क्या वो दिखाना चाह रहे थे 51वां राज्य, 51वां राज्य बनाकर, फिर उसके बाद नक्शे में उसको कलर कर देना? क्योंकि सर देखिए अचल जी, इसके बाद से बयानबाजियां बहुत हो रही हैं। उधर ट्रूडो का इस्तीफा देना, कल हमने इसी पर चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं ट्रंप से उनकी खटपट थी, ये उसका नतीजा हो सकता है। अंदर खाते अब कंजर्वेटिव्स इसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लीडर का भी इसको लेकर बयान आया है, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि वो 51वां राज्य। एनडीपी के लीडर जगमीत बार बार इस बात को लेकर बयान
बयानबाजी कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि कनाडा को लेकर क्या अमेरिका का स्टैंड हो सकता है, और दूसरी बात, अगर पूर्णिमा जी ये कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं, वो जो उनके पक्ष में है वो बहुत खुश होते हैं, तो कहीं अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि वी आर द सुप्रीम पावर, हम एक सुपर पावर है, दिखाने के लिए तो नहीं इसको बयानबाजियां दी जा रही? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं दूसरा पॉइंट पहले लेता हूँ। जाहिर है, जब हमारे नियरर टू होम हिंदुस्तान में भी जब कभी अखंड भारत बनाने की बात होती है तो बहुत से लोग ताली बजाते हैं इस बात को। हालांकि जानते हैं कि ये आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है और ना ही हमारी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी से। अब आते हैं पहले पॉइंट पे, जहां तक कनाडा का सवाल है। देखिए, इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार भी अपने अमेरिका फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बार बार ये कहा था कि अमेरिका दूसरों जो उनके अलाइज हैं उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाए। इवन नेटो अलाइज को कहा था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पैसा खर्च क्यों करे, और इसी तरह की सब्सिडीज की बात हुई थी। लेकिन इस बार आई थिंक ये कुछ बहुत आगे निकल गए हैं। कनाडा को यही कहना कि आपको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये जताना तो ठीक है कि भाई आप बच्चे हो, बच्चे बन के रहो और कुछ भी ऐसा नहीं कहो, ये करो जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है या अमेरिका के साथ उसका ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। लेकिन ये कहना कि आपको हम 51st स्टेट बना देंगे, तो ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है। और ये जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड सेटर हो सकता है। इस तरह की जो है बहुत से लोगों को एम्बिशंस लेके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे को अपने बीच में मिलाने के लिए। जो ये चीजें हैं गलत एक ग्लोबल ऑर्डर में एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चलाने वाली बात है। आप कनाडा से कहिए कि आप जूनियर पार्टनर रहिए हमारे, आप फॉलो करिए हमें, जो भी हम कहें आप हमारे नक्शे कदम पे चलिए। जो यूरोप में आपका यूके जैसी कंट्रीज हैं जो बिना कहे ही वो अमेरिका की धुन में धुन मिलाती हैं, तो ये एक अलग चीज हो जाती है कि आप किसी को ये कहना कि बी माय जूनियर। हाँ, अब ग्रीनलैंड की बात जब आप करेंगे तो फिर हम जिक्र करेंगे उसके बारे में भी। यानी कनाडा को लेकर, यानी हम सीधे तौर पर अचल जी फिर ये कहें कि एक सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश ट्रंप यहां पर कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीमेसी दिखाना एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन उसको आप अपना हिस्सा बना लेना, आई मीन टेरिटोरियल एम्बिशंस, वो केवल बातों में बातें हो रही है ताकि जो उनके समर्थक है उनको कहीं ना कहीं खुश करने की बात हो। सुप्रीमेसी तो अमेरिकन सुप्रीमेसी को आप अगर बनाए रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया की लीडरशिप करना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब में भी थोड़ा लंबा हाथ डालना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में ये नहीं करूंगा या मैं तुम्हें सब्सिडी नहीं दूंगा। लीडरशिप की भी एक कॉस्ट होती है, तो ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए भी आपको सेक्रीफाइस भी करना है। ये नहीं अमेरिका भी फर्स्ट है, आप हर लिहाज से अपना, अगर हम $1 बिलियन खर्च करते हैं तो आप भी $1 बिलियन खर्च करिए, नाटो में भी आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे बराबर होनी चाहिए, तो फिर आप किस बात के लीडर हैं? तो लीडर हैज टू उसको साबित करना पड़ता है कि लीडरशिप क्वालिटीज के अलावा ये इकोनॉमिक बर्डन जो छोटे देश हैं वो जो आपको फॉलो करेंगे, तो क्यों फॉलो करेंगे? इसीलिए करेंगे ना कि आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा भी आप खुद उठा रहे हैं। तो आप एक तरफ ये कहें कि हम आपकी सिक्योरिटी का खर्चा भी नहीं उठाएंगे और आप हमें सैल्यूट भी मारिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। सुरेश जी, एक कमेंट आपका, अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को लेकर ट्रंप के टेन्योर में कैसा रहने वाला है? ट्रंप के बयानों के बाद कैसे इसको समझा जाए? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना कि आगे कैसा रहेगा। 2-3 चीजें हैं। कनाडा में भी अभी ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है लिबरल पार्टी के लीडर के तौर पर। वहां पर नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। नए प्राइम मिनिस्टर का रवैया ट्रूडो जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्रूडो वाज कंप्लीटली एंटी इमिग्रेशन। आखिर में शुरू में वो प्रो इमिग्रेशन थे, लिबरल पार्टी है। तो उनका और ट्रंप का मेल कैसा रहेगा डिपेंड करता है कि कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद में जब अगले साल इलेक्शन होंगे तो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी आएगी या कौन आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो मेरे ख्याल है अभी से ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कनाडा और यूएसए के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे रहेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि
अमेरिका कनाडा के ऊपर दबाव बनाता रहेगा। अपनी मंशा उसने जाहिर कर दी है। आप याद रखिए कि ट्रंप वो डिप्लोमेट नहीं है। उनके मुंह में, उनके जो दिमाग में आता है वो वैसा बोल देते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी लैंग्वेज को बड़ी सावधानी से लफ्जों को चूज करें ठीक से। उन्होंने मंशा जाहिर कर दी है कि आपको हमारे जूनियर पार्टनर बन के रहना होगा और हम जो चाहते हैं वो करना होगा, इसके बाद में देखा जाएगा। देखिए, एक चीज ये है कि किसी भी हालत में अगर हम ये सोचे कि कनाडा जो है उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी, कनाडा की जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, रॉ प्रोडक्ट की सप्लाईज के बिना, फार्म प्रोडक्ट की सप्लाई के बिना अमेरिका को दिक्कत होगी। जो वहां के लोग हैं उनको भी सप्लाई चाहिए। कनाडा इज ऑल्सो एनर्जी बायर फ्रॉम द यूएसए। बिल्कुल। तो यूएसए क्या करेगा? तो म्यूचुअल डिपेंडेंस है सिक्योरिटी के अलावा भी, लेकिन उसका सिक्योरिटी डिपेंडेंस का इक्वेशन क्या रहेगी, एसिमेट्री कहां पर ज्यादा है, ये आगे किस तरह से इवॉल्व होती है देखना पड़ेगा। अभी कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत जल्दी होगा। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी कैसी है, उसको किस तरीके से लिया जाए? पनामा को लेकर उन्होंने बयान दिया है, मिडिल ईस्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया है। आज चर्चा हम कर रहे हैं ट्रंप और ट्रंप के बयानों की। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले इरादे क्या रहने वाले हैं, यानी कि कुर्सी पर काबिज होने से पहले ट्रंप ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने बयानों में जिस तरीके से की बातें उन्होंने की हैं उसको लेकर दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। चाहे वो कनाडा को अपने साथ मिलाने की बात हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर बात हो, पनामा को लेकर बात हो, मिडिल ईस्ट को लेकर बात हो, तो ट्रंप के इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए? ब्रेक पर जाने से पहले हमने कनाडा की बात की, लेकिन अब पूर्णिमा जी आपके पास आते हैं। अब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं। जो बात वो ग्रीनलैंड को लेकर कर रहे हैं वो कितनी प्रैक्टिकल है? देखिए, प्रैक्टिकली उनके कहना ही है कि आपने देखा है क्या, वहां पे चाइनीज शिप्स दिख रहा है, रशियन शिप्स दिख रहा है, एक्सेट्रा, से नेशनल सिक्योरिटी रीजन है। आप ये देखो तो फिर क्यूबा भी अमेरिका को खरीदना चाहिए और इंडिया भी अमेरिका को खरीदना चाहिए, पाकिस्तान को भी अमेरिका को खरीदना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी लिटरली हर जगह की अमेरिका की इश्यूज है ना। मेरे ख्याल से अमेरिका पॉलिसी इज नॉट एन अमेरिकन, इज नॉट एन idea of expanding American hegemony or imperialism, especially speaking. तो मेरे ख्याल से अमेरिका पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी शुड बी टूवर्ड्स द कंट्री इटसेल्फ। अभी जो नया जगह एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, उनको वो कैसे अदर पावरफुल नेशंस आर गोइंग टू इंटरप्रेट, दैट्स वेयर आई एम बिट कंसर्न्ड अबाउट। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज में हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से, ओपन बॉर्डर की कंसर्न से, इन्फ्लेशन की कंसर्न से, जो कुछ दिन पहले, एक्चुअली कल ही, एक लेकिन राइली एक्ट हाउस में पास करने की कोशिश किया था। 159 डेमोक्रेट्स, बेसिकली इस्लामो मार्क्सिस्ट बोलती हूँ मैं उनको, वो सब उनको मतलब अगेंस्ट साइन किया। द बिल वाज एक्चुअली टू मेक श्योर जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर है, जो क्राइम कमिट किया है और कन्विक्टेड है, उनको डिपोर्ट किया जाए। वो जो बिल है वो एक्चुअली डिडंट पास। उसमें सारे डेमोक्रेट अगेंस्ट साइन किया है और वोट किया है। उनमें 5 जो है इंडियन अमेरिकन, समोसा कॉकस बोलते हैं, कांग्रेस जो है, सारे की सारे डेमोक्रेट पार्टी से है और वो लोग भी अगेंस्ट ही वोट किया है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो था ही नहीं है, और अमेरिका को ओपन बॉर्डर में रखना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर जो बॉर्डर, जो टेरिटरी अमेरिका की है उसको सिक्योर करे, हम अगर बात करना शुरू करें नया टेरिटरी एब्जॉर्ब करे, या तो कन्फिस्केट करे, या तो तारीफ के चक्कर में या डेट के चक्कर में उसको कब्जा कर ले। आई एम नॉट टू कंफर्टेबल फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि उसमें बाकी वर्ल्ड के जो अदर स्ट्रॉन्ग लीडर्स है वो ले लेंगे कि अभी गेम ऑन है, हम लोग भी करेंगे। तो इसका मतलब है आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। 2 वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, अभी ये बेसिकली गारंटीड एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा ही होगा। तो आई डोंट फील कंफर्टेबल पर्सनली स्पीकिंग। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल। एक बार अचल जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूर्णिमा जी ने उठाया है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। हालांकि हम ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे थे, लेकिन देखिए मुद्दे अंदर खाते बहुत सारे हैं।
उसको एड्रेस करने की बजाय जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्या एक्चुअली इसके पीछे ट्रंप की सोच हो सकती है? क्योंकि जब आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो पहले तो आप अपने अंदर जो मुद्दे उनको सॉल्व करेंगे, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ देखिए, वो इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो उस समय तो ठीक है, रेलेवेंट है कि आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो अंदरूनी मुद्दों की भी बात करते हैं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अब सवाल ये है कि 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हकीकत है, स्वेरिंग इन होगी उनकी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे भी ऐसा इंडिकेशन दिया हो कि उनकी प्रायोरिटीज जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज है उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेशनल डोमेन है उसमें उन्होंने कुछ अपने बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स सामने रखे हैं। और ये ग्रीनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में हम सब इतिहास जानते हैं इसका, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है आज की तारीख में, यहाँ इनका मिलिट्री बेस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि इसे खरीदना या नहीं खरीदना या इसे टेरिटरी में बनाना एक यस थियोरेटिकली इट्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कल अगर इस तरफ कुछ एक्टिविटी होती है तो अमेरिकन सॉवरेनिटी पे इसका अटैक मान के फिर अमेरिका रिटेलिएट कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि ये टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते हैं, अदरवाइज ये ऑटोनोमस टेरिटरी रहती है, डेनमार्क का हिस्सा रहती है इन ए वे। तो ये इसके पीछे इनकी ये भावना हो तो अलग बात है, अदरवाइज इनकी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पे। और फिलहाल नियर फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट हो तो ये वहाँ से उसे टैकल कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इनके बेसिस है, बहुत सारी जगह बेसिस है, पर हर जगह जहाँ जहाँ इनके बेसिस है अगर ये कहें कि वो जगह ही हम खरीद लेंगे और उस पर अमेरिकन सॉवरेनिटी को बना देंगे तो एक अच्छी वाइब नहीं आती है एक लीडर की तरफ से। और मुझे लगता है कि इस पे लोगों को कंसर्न होना चाहिए। तो शी जिनपिंग को क्यों हम लताड़ते हैं बेचारे को, उसको तो बार बार गाली पड़ती है, अमेरिकन से भी पड़ती हैं गालियां कि आप एक्सपेंशनिस्ट हैं, विस्तारवाद की नीति रखते हैं। लेकिन आपका वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा था सर, जिसमें आप कहते हैं जब हम कहते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं तो यहाँ भी लोग खुश होते हैं। तो ट्रंप कहीं ना कहीं इन बातों से अपने उन्हीं सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं खुश करने की एक मंशा भी हो सकता है इसके पीछे हो। सुरेश जी, नहीं ये तो साइड बाय साइड चलते ही रहता है। हाँ। दिल्ली के इलेक्शन में देख लीजिए क्या हो रहा है, मुद्दे कहाँ हैं, मुद्दे साइड लाइन पे हैं। यहाँ शीश महल की बात हो रही है, यहाँ जो आप सनातन धर्म संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी की डेली जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे तो हमारे इलेक्शन में भी नहीं हो रहे हैं। ये आज की एक ट्रेंड बन गया है कि जो पॉपुलर अपील रखती है, जिस चीज की पॉपुलर अपील है, चाहे वो ब्रेड रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी हुई ना भी हो, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी वो जीत चुके हैं, प्रेसिडेंट बनने वाले, तो उनको इतनी जरूरत नहीं है पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के लिए, फिलहाल नहीं है, आने वाले वक्त में। इसीलिए ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि अब तो चुनाव जीत चुके हैं, तो ये इन बयानों का मतलब क्या निकाला जाए, 20 तारीख को किस तरह के ट्रंप को हम देखेंगे। एक बार सुरेश जी अब आपके पास आते हुए, ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए सर, थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सके। जी देखिए, इससे पहले पूर्णिमा जी ने एक जिक्र किया था कि वो चाइना के शिप्स देखते हैं, कहीं कहीं रशिया के शिप्स देखते हैं। इस टाइम पर अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली, ट्रंप के दिमाग में जो दो बड़े चैलेंजेस हैं उनके लिए, वो रशिया है, डिस्पाइट व्हाट पुतिन सेज कि काफी अच्छे दोस्त हैं, वो सपोर्ट करते रहे हैं, रशिया है और चाइना है। आप ग्रीनलैंड में अगर उनको चाहिए सिक्योरिटी, वो देखते हैं कि कहीं रशिया की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ज्यादा ना हो जाए। मैंने पहले आर्कटिक का जिक्र किया था, ट्रंप के लिए आर्कटिक की सिक्योरिटी काफी जरूरी है और उस आर्कटिक सिक्योरिटी में ग्रीनलैंड का काफी बड़ा जिम्मेदारी है, उनके बेसिस वहां पर है, लेकिन वो इससे ज्यादा वहां पर करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। पनामा कनाल की बात में यहाँ पर जिक्र करूं छोटी सी, पनामा कनाल से उनको दिक्कत हुई थी कि चाइनीज जो है पनामा कनाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की बात पहले की थी हमने, मैं एक चीज उस समय बोलना भूल गया कि कनाडा में भी चीनियों का असर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चाइनीज पॉपुलेशन, चाइनीज ट्रेड, चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है, स्ट्रेटेजिक एंगल है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप
अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं कि वो एक्वायर कर ही लेंगी, लेकिन इन सब बातों से एक जो डिस्रप्शन होगा इंटरनेशनल ऑर्डर का, वो बड़ी दिक्कत की बात होगी कि चाइना भी इस गेम को अच्छी तरह समझता है। चाइना चुप नहीं बैठेगा, रशिया भी समझता है। तो जो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरा बड़ा रूप देख सकते हैं कि इनका जो कन्फ्रंटेशन है रशिया, चाइना और यूएसए का, कहीं इससे ज्यादा बड़ा रूप ना ले, इसके बारे में हमको थोड़ा सावधान रहना होगा। और ग्रीनलैंड की भूमिका इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, 20 जनवरी तक हमास को भी अल्टीमेटम है कि बंधकों को छोड़ दे। किस तरह का ट्रंप का नजरिया रह सकता है यहां पर? क्योंकि ऐसे में जब हम जानते हैं कि इजराइल के साथ उसकी दोस्ती है, तो दो मोर्चे अभी भी खुले हैं। दोनों मोर्चों पर मैं एक एक आपकी राय जानना चाहूंगी। एक तो रूस यूक्रेन वार की बात करें और दूसरा मिडिल ईस्ट। इसराइल की बात अगर करें तो इसराइल की एग्जिस्टेंस मुश्किल होता अगर ट्रम्प अमेरिका कभी साथ नहीं देते। तो इसराइल है अमेरिका के साथ और अमेरिका भी इसराइल के साथ है और पहले दिन से है, ये वैसे ही रहेगा। हम पर्सनली भी सपोर्ट करते इसराइल की एग्जिस्टेंस और जूस की एक घर हम सपोर्ट करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, ये सही है। हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से ये राइट थिंग टू डू। और हमास जो है, ये जो काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, ये पहले से करके आए हैं और इसमें कोई दौराई नहीं है कि उन्होंने जैसे आईसिस को हैंडल किया है, हमास को भी हैंडल करेंगे। तो इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट ही इज वेरी स्ट्रांग ऑन काउंटर टेररिज्म। तो हमास को ये बात स्ट्रांगली तो लेना चाहिए, इसमें एनालाइज करने का कोई बात नहीं है। ही टोल्ड स्पेसिफिकली शपथ ग्रहण करने से पहले उनको हॉस्टेजेस को फ्री करे, नहीं तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। सो उसमें कोई दौराई नहीं है। ही विल टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन इट और मैं भी सपोर्ट करती हूँ उसको। बिल्कुल। और रूस यूक्रेन को लेकर क्या कहेंगी? आई एम सॉरी, रूस और यूक्रेन आपने जी रूस और यूक्रेन इज एन इम्पोर्टेंट सिचुएशन राइट नाउ। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बयान अभी हम लेंगे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा कैनल और गल्फ ऑफ मेक्सिको को अमेरिका के अंडर लाएंगे, शायद पुतिन खुद कहेंगे कि हम यूक्रेन को खरीद ले, शायद पुतिन कहेंगे कि हम क्यूबा को खरीद ले, और सो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। बट ऑब्वियसली ये मामला भी शांत होने वाला है जितना मुझे समझ आ रहा है। और जी अच्छा जी, अब यही मिडिल ईस्ट और जो दूसरा मोर्चा रूस यूक्रेन, दोनों को लेकर ट्रंप की नीतियां कैसी हो सकती है? हमास को अल्टीमेटम दे चुके हैं ट्रंप। मुझे लगता है कि जो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक इनमें सीज फायर करवाएंगे, समझौता कराएंगे, तो उस दिशा में डेफिनेटली वो उक्रेन के ऊपर कुछ प्रेशर बनाने वाले हैं। और जब से जब से इलेक्ट हुए हैं, आपने देखा होगा रशिया और उक्रेन दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज उनके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि कल अगर उक्रेन नेगोशिएटिंग टेबल पे भी आता है, दोनों के पास बार्गेनिंग पावर जो है बराबर की हो या अच्छी बार्गेनिंग पावर हो, ताकि गिव एंड टेक हो सके। तो मुझे लगता है कि उक्रेन और रशिया भी देखिए 3 साल हो गए और उक्रेन को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा। हालांकि ठीक है, उसको वेस्टर्न सपोर्ट है, अमेरिकन सपोर्ट है, फिर भी वो ग्राउंड पे तो रशिया और उक्रेन ही लड़ रहे हैं बाय एंड लार्ज। तो मुझे लगता है कि उसको अपने भी रिसोर्सेज को देखते हुए, रेपुटेशन को देखते हुए, वो चाहेगा कि एक कोई अच्छा फेस सेविंग हो, और वो फेस सेविंग की सिचुएशन ट्रंप ला सकते हैं। और मुझे लगता है हो सकता है कि ये सक्सीड कर जाए। और खासतौर से अगर उक्रेन, जिसको जो अपने बाइडेन है, वो जाते जाते भी शेयर दे रहे हैं और एडिशनल फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, तो वैसा अप्रोच मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का होगा। और अगर इस प्रेशर में आके वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते तो एक अच्छा नतीजा आ सकता है। बिल्कुल, ये चर्चा मिडिल ईस्ट की बात करें, आप मिडिल ईस्ट की भी बात कर रही थी, तो मिडिल ईस्ट में ठीक है, उनका ये इजराइल के साथ उनकी सिंपैथी से ये तो एक गिवन फैक्ट है, और अमेरिका इजराइल को ही सपोर्ट करेगा, इजराइल की फेवर में करेगा। ट्रंप अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो हमास को न्यूट्रलाइज करने में नहीं आएगी। वो इस बात पे आएगी कि वाकई ही जो 2 स्टेट की बात चल रही है,
सोल्यूशन की, अगर उस दिशा में वो कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं अपने अगले 4-5 साल में, तो तब तो अपनी वो लेगेसी छोड़ जाएंगे। हमास को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी लेगेसी नहीं है। आईसिस को न्यूट्रलाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये अचीवमेंट है किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। बिल्कुल। बट हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, खैर मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता इंडिया हमास को टेररिस्ट कहता है, बट ठीक है, अमेरिकन कहते हैं। बहुत से लोग उन्हें नेशनल लिबरेशन मूवमेंट भी बताते हैं, नेशनल लिबरेटर्स भी बताते हैं। इसीलिए तो अभी तक यूएन में टेररिज्म की डेफिनेशन पे ही एक मत नहीं हो पा रहा कि कौन टेररिस्ट है और कौन नेशनल लिबरेटर। हाँ, तो ये है जी। एक छोटा सा कमेंट सुरेश जी आपसे भी, मिडिल ईस्ट को लेकर और रूस यूक्रेन को लेकर ट्रंप की नीतियों पर। जी, दो चीजें हैं इसमें। यूक्रेन, ट्रंप ने अपनी मंशा पहले जाहिर कर दी है कि वो यूक्रेन को जो सपोर्ट दे रहे हैं बाइडेन, वो सपोर्ट ट्रंप के टाइम पर नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि ट्रंप इसके जरिए ये जाहिर कर रहे हैं ज़ेलेंस्की की मुश्किल बढ़ेगी, कि ज़ेलेंस्की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम यूरोप की है और यूरोप को हैंडल करना चाहिए ये। तो उसके बाद में यूरोप किस तरह हैंडल करता है डिपेंड करेगा वो। कि जहां तक मुझको लगता है कि यूक्रेन एक तरह से रिकैपिचुलेट कर जाएगा और बात एक तरह से फिर सीज फायर होने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो रशिया के फेवर में हो। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट में कंसर्न खाली हमास का नहीं है। ट्रंप ने पहले जाहिर कर दिया है कि उनका मेन कंसर्न उस एरिया में ईरान है और वो समझते हैं कि हमास, हिजबुल्ला और हाउथीज, ये तीनों जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, अगर ये प्रॉक्सीज खत्म हो जाएंगी तो ईरान का असर भी कम हो जाएगा। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो खाली इजराइल के पैलेस्टीन के एंगल से नहीं देखते हैं, वो इसमें ईरान का एंगल भी देखते हैं। जी। तो चलिए, 20 तारीख को है शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले ट्रंप के बयानों ने वाकई हलचल मचा दी है। कैसा होने वाला है पूरा टेन्योर, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।